नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने मानव भूगोल की परिभाषा और अर्थ के बारे में जाना था। अब हम मानव भूगोल का विषय क्षेत्र पढ़ेंगे। मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल दो भागों में बांटा गया है। भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण के तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि मानव भूगोल में मानव तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण से जुड़े हुए तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल में तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: प्राकृतिक वातावरण, मानव और उसका सांस्कृतिक वातावरण। मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में निवास करता है। प्राकृतिक वातावरण में निवास करने के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण की वस्तुओं का उपयोग करके सांस्कृतिक वातावरण की वस्तुओं का निर्माण करता है। तो यहाँ पर दो वातावरण हो गए, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, और इन दोनों के मध्य है मानव। यही मानव अपने वातावरण के साथ साथ अनुकूलन और समायोजन का कार्य भी करता है। साथ ही साथ इसमें कालिक अनुक्रमण को भी सम्मिलित किया जाता है। कालिक अनुक्रमण से तात्पर्य है कि समय के अनुसार मानव और पर्यावरण के संबंध किस प्रकार बदलते रहे हैं। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में उसके प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण तथा स्वयं मानव से जुड़े हुए तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी प्राकृतिक वातावरण के तथ्य कौन कौन से हैं, सांस्कृतिक वातावरण के तथ्य कौन कौन से हैं, मानव से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं, इनके संबंधों का कालिक अनुक्रमण और वातावरण अनुकूलन समायोजन, ये सभी तथ्य मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत समायोजित किया जा सकता है, जिनमें सर्वप्रथम है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। अर्थात किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का भौगोलिक तत्वों के परिप्रेक्ष्य में जो अध्ययन किया जाता है उसे जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन कहा जाता है। क्योंकि अभी हमने चर्चा की थी कि मानव अर्थात जनसंख्या, यहाँ पर जनसंख्या का तात्पर्य मानव से ही है। मानव एक महत्वपूर्ण अंग है मानव भूगोल का। तो जो जनसंख्या है उसे मानव के संदर्भ में लिया जाता है और उसी का भौगोलिक अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इसके पश्चात दूसरा है किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन। यानी किसी क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि मनुष्य प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके सांस्कृतिक वातावरण की वस्तुओं का निर्माण करता है। तो प्राकृतिक वातावरण में कौन कौन से साधन विद्यमान हैं, किन किन साधनों का उपयोग सांस्कृतिक वातावरण की वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है, इन सभी का अध्ययन भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। तो प्रथम तथ्य है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, जो कि मानव से संबंधित है, और दूसरा है किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, यानी प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन। तीसरा है सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। सांस्कृतिक भूदृश्यों से तात्पर्य है कि मनुष्य ने प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों का उपयोग करके किन किन प्रकार के सांस्कृतिक तथ्यों का निर्माण किया है, वे सभी सांस्कृतिक भूदृश्य में आते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम किसी प्राकृतिक वन को देखें तो वो प्राकृतिक भूदृश्य है। इसके विपरीत यदि हम किसी औद्योगिक क्षेत्र में जाएं या किसी कृषि क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर हमें कृषि कार्य होता हुआ दिखाई देगा। ट्रैक्टर, हल, कंबाइन मशीनें आदि चलती हुई दिखाई देंगी। औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर हमें विनिर्माण होता हुआ दिखाई देगा। बैंकिंग सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं आदि दिखाई देंगी। तो ये सभी सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। औद्योगिक पर्यावरण का जो दृश्य हमें दिखाई देगा वो औद्योगिक भूदृश्य कहलाएगा, और कृषि क्षेत्र का जो दृश्य हमें दिखाई देगा वो कृषि भूदृश्य कहलाएगा। तो कृषि और उद्योग सांस्कृतिक वातावरण के तत्व हैं। तो वे सभी तत्व जो हमें हमारे चारों दिखाई देते हैं और मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं, वे सभी सांस्कृतिक भूदृश्य में रखे जाते हैं।
तो इस प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु है। इसके पश्चात अगला जो तत्व है वो है मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन। यहाँ पर मानव द्वारा वातावरण का समायोजन काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य पर्यावरण में निवास करता है, वातावरण में निवास करता है और उसे वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। अर्थात मनुष्य अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में भी निवास कर रहा है, मनुष्य अत्यधिक गर्म उष्ण प्रदेशों में भी निवास कर रहा है, मनुष्य पर्वतों में भी निवास कर रहा है। तो इन सभी स्थानों पर निवास करने के लिए मनुष्य को वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तभी जाकर मनुष्य वातावरण में निवास कर पाता है। यानी अधिक उष्ण वातावरण में निवास करने के लिए मनुष्य को अपने आप को उष्ण वातावरण के अनुकूल ढालना पड़ता है। अत्यधिक शीत वातावरण में निवास करने के लिए मनुष्य को अपने आप को अत्यधिक शीत वातावरण के अनुकूल ढालना पड़ता है। तो ये वातावरण समायोजन कहलाता है। अर्थात मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण या अपने पर्यावरण में निवास करने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। यही वातावरण समायोजन है। इसके बाद आता है किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन, यानी किसी भी क्षेत्र का स्थानिक संगठन किस प्रकार का है, वहाँ के संसाधन कैसे हैं, वहाँ की संस्कृति किस प्रकार की है, वहाँ की जनसंख्या का वितरण कैसा है, वहाँ की आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है, वहाँ पर मनुष्य की कौन कौन सी प्रजातियाँ निवास करती है, ये सभी वहाँ का स्थानिक संगठन कहलाता है। कि किसी भी क्षेत्र का स्थानिक संगठन मानव भूगोल के अध्ययन की प्रमुख विषय वस्तु मानी जाती है। इसके पश्चात पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूहों के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं वो पर्यावरण पर, वातावरण पर प्रभाव डालते हैं। तो पृथ्वी तल पर अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक दशाएं हैं, अलग अलग प्रकार की वातावरणीय दशाएं हैं और उन सभी अलग अलग वातावरणीय दशाओं में अलग अलग मानव समूह निवास करते हैं। उष्ण प्रदेशों में अलग प्रजाति जनजाति वाले लोग निवास करते हैं, शीत प्रदेशों में अलग प्रजाति जनजाति वाले लोग निवास करते हैं। तो इन सभी के क्रियाकलापों का जो अध्ययन है वो भी मानव भूगोल में किया जाता है। इसके पश्चात अंतिम है कालिक अनुक्रमण, समय, टाइमिंग जिसे कहते हैं। यानी समय के साथ साथ वातावरण और मनुष्य के संबंधों में परिवर्तन आया है। प्रारंभिक काल में जबकि मानवीय सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी, तो मनुष्य केवल कंदमूल फल खाकर ही जीवित रह जाता था, उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, औद्योगिक विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, उत्पादन बढ़ने लगा, उद्योगों में उत्पादन होने लगा, धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ती रही, तो इसी के हिसाब से तकनीकी औद्योगिक विकास भी होता चला गया। तो इससे धीरे धीरे मानव और पर्यावरण संबंध भी बदलते रहे हैं। प्रारंभिक काल में संसाधन हमारे पास ज़्यादा थे, जनसंख्या कम थी, तो अलग प्रकार के संबंध थे, संतुलित संबंध थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, संसाधन कम पड़ने लगे, तो हमारे जो पर्यावरण के साथ संबंध है वो धीरे धीरे असंतुलित होने लगे। तो ये एक प्रारूप है कि किस प्रकार से पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध बदलते रहे हैं। तो इनका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य बिंदु हैं जिनके अंतर्गत मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हम सम्मिलित कर सकते हैं वो निम्न प्रकार से हैं। दोबारा हम इसको रिवाइज करते हैं। जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन जो कि मानवीय तत्वों से जुड़ा हुआ है। किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन जो कि प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन, यानी मनुष्य प्राकृतिक वातावरण की वस्तुओं का प्रयोग करके जिन वस्तुओं का निर्माण करता है वे सभी सांस्कृतिक भूदृश्य में आती है, उनका भी अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन, मनुष्य वातावरण में निवास करने के लिए अपने आप को अनुकूल समायोजित करता है, वहाँ रहने के लिए योग्य बनाता है। किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन, यानी किसी प्रदेश का स्थानिक संगठन से तात्पर्य है वहाँ के संसाधन, जलवायु, वहाँ के कृषि उद्योग किस प्रकार के हैं, संसाधन कौन कौन से, सभी वहाँ का स्थानिक संगठन कहलाता है। इसके पश्चात पृथ्वी तल पर विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले अलग अलग मानव समूह, अलग अलग जनजातियाँ, प्रजातियाँ और उनके विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन। और अंततः कालिक अनुक्रमण, यानी मानव और पर्यावरण अंतर संबंध किस प्रकार से परिवर्तित होते रहे हैं, इन सभी तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी तल पर किसी प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण वहाँ रहने वाले मानव समूहों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके थे कि पर्यावरण भी मनुष्य पर प्रभाव डालता है। पर्यावरण मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों पर, सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर, सामाजिक क्रियाकलापों पर, उसके रहन सहन पर आदि चीज़ों पर प्रभाव डालता है। अर्थव्यवस्था कैसी होगी, समाज कैसा होगा, संस्कृति कैसी होगी, पहनावा, रहन सहन कैसा होगा, यह सभी वहाँ के वातावरण से निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है।
कभी कभी परिवर्तन भी कर देता है और कभी कभी उसके साथ समायोजन भी कर लेता है। जहाँ तक मनुष्य की तकनीकी क्षमताएं हैं, सीमाएं हैं, वहाँ तक तो मनुष्य परिवर्तन करता है, और जहाँ पर मनुष्य की सीमाएं, तकनीकी क्षमताएं समाप्त हो जाती, वहाँ पर वो वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट कर लेता है। पृथ्वी पर सभी क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये सभी जो क्रियाकलाप हैं मनुष्य के, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध है, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव हैं, वातावरण का मनुष्य पर पड़ने वाला प्रभाव है, समायोजन है, ये सभी मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु हैं। इनके कालिक अनुक्रमण का अध्ययन भी होता है, यानी ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। अभी आपको मैंने बताया था विस्तार से कि किस प्रकार से मनुष्य के वातावरण के साथ संबंध निरंतर बदलते रहे हैं। प्रारंभ में मानव के पर्यावरण के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण थे, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। जनसंख्या कम थी, आवश्यकताएं कम थी, लेकिन धीरे धीरे कृषि और औद्योगिक क्रांतियों के उपरांत मानव वातावरण संबंधों में भारी परिवर्तन आया है। मनुष्य ने पर्यावरण के अधिकतम दोहन की तकनीकी विकसित कर ली है, जिसके फलस्वरूप अनेक पर्यावरणीय संकट उपस्थित हो गए हैं। अतः इसी कारण से मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा है। तो चूंकि मानव भूगोल एक व्यवहारिक विज्ञान है, अप्लाइड ज्योग्राफी है, तो वर्तमान समय में जितनी भी समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, संसाधन से संबंधित है, कृषि उत्पादन से हैं, जनसंख्या से हैं, तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र और मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाने वाले बिंदुओं का काफ़ी अधिक योगदान हो सकता है। क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य का विकास होता जा रहा है, मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, तो मानव भूगोल का भी धीरे धीरे विकास होता हुआ चला जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य का वहाँ पर निवास करने, मनुष्य का अध्ययन तो सर्वप्रथम है ही, मनुष्य का अध्ययन होता है, यानी मानव का अध्ययन होता है, उसके चारों ओर के पर्यावरण का, मानव के पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का, इसके अलावा स्थानिक संगठन का, मानव पर्यावरण संबंधों का भी स्थानिक संगठन होता है कि स्थान विशेष पर किस प्रकार के मानव पर्यावरण संबंध पाए जाते हैं। स्थानिक संगठन के अलावा कालिक अनुक्रमण का, कि किस प्रकार से मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध बदलते रहे हैं। ये सभी मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। हम एक बार फिर यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। इन 7 बिंदुओं के अंतर्गत मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को रखा जाता है। जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन, मानव वातावरण समायोजन, किसी प्रदेश के स्थानिक संगठन का अध्ययन, पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूहों के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन और कालिक अनुक्रमण, ये सभी मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु कहे जाते हैं। धन्यवाद।